तो पहले मैं अपना कुछ तारीफ करता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम लोग जाते हैं, हम लोग देखते हैं वहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से। वैसे ज्योग्राफी से कम कर दिया है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। पॉलिटी से, ठीक, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स से। साइंस सेक्टर में फिजिक्स और केमिस्ट्री से उतना प्रश्न नहीं आता है जितना बायोलॉजी से। लेकिन किसी भी एग्जाम की जो जान होती है वो होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब वर्तमान में होने वाली घटना। जैसे अभी आप लोग आईडी का फॉर्म भर चुके हैं, बिहार एसएससी का फॉर्म भर चुके हैं, एईडीओ का फॉर्म आ गया है, 71 बीपीएससी पीटी को। तो अभी तक जैसे मैं लगभग 11 साल से पढ़ा रहा हूँ और 10 साल में सीरियसली पढ़ा थे। उस 10 सालों में तैयारी करने में करंट अफेयर्स में मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने करंट अफेयर्स का नोट्स खुद से बनाना शुरू किया और अभी तक ये 20 साल का एक्सपीरियंस मेरा है कि जो कोई भी एग्ज़ाम होता है, अगर हम करंट अफेयर्स अपने से बना के देते हैं बच्चों को या अपने दोस्तों को या अपने जूनियर्स को, तो उसमें से उम्मीद करते हैं कि 90% एवं क्वेश्चन करंट से रहते हैं। जैसे अभी अभी आमिर आए थे क्लास में, बिहार पुलिस, वो भी कह रहा था नहीं करंट से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वही करंट का नोट्स हम लोग जुलाई महीने का तैयार किया है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि जुलाई महीने में कौन सब घटनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई है। इसमें हमने क्या किया है, हाँ, कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, दिवस, पुस्तक, खेल और महत्वपूर्ण शख्सियत जो चर्चे में है, जिनकी नियुक्तियाँ हुई है, उन सबको हमने शामिल किया है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जुलाई 2025 नोट्स आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया गया है। आप लोग अगले फ्राइडे और सैटरडे को हम लोग इस पर डिस्कशन भी कर देंगे और क्विज भी कर देंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025। ठीक, सहकारिता यानी कोऑपरेटिव। बैंक भी होता है कोऑपरेटिव, ढेर सारे बैंक होते हैं। इसमें कहता है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, सबको पता है कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ठीक, लेकिन अगर पूछ देगा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है तो नहीं पता था। तो वो सहकारिता मंत्री भी अमित शाह ने 24 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा की। यह नीति 2002 की राष्ट्रीय सहकारिता नीति का स्थान लेगी। इम्पोर्टेंट ये नहीं इम्पोर्टेंट है कि सहकारिता नीति की घोषणा हुई। इम्पोर्टेंट ये है यह नीति किस वर्ष की नीति का स्थान लेगी, तो 2002 की नीति का स्थान लेगी। और अगले 2 दशक तक 2025 से 45 के लिए भारत के सहकारी आंदोलन को दिशा और रणनीति प्रदान करेगी। और यह न्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका लक्ष्य रखा गया है 45 तक, और हम यह जान रहे हैं कि 2047 में भारत के स्वतंत्रता के 100 वर्ष होंगे। और पूरी सरकार इस कोशिश में लगी है कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष आते आते भारत को एक विकसित देश की श्रेणी में लाया। इसलिए हमारा यह भी लक्ष्य है। अब इसमें देखते हैं और सब मैगजीन में आप देखेंगे इतना देखिए खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब जो परीक्षा होती है उसमें कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि सहकारिता नीति के बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो आइए यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नारा याद रखिएगा, सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। इसके मुख्य स्तंभ और उद्देश्य निम्नलिखित। अगर जैसे कि आता है कि क्वेश्चन आ जाएगा कि सहकारिता नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है या क्या बातें गलत है, उसमें आगे आपको काम आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या है कि फाउंडेशन को मजबूत
फाउंडेशन को मजबूत कैसे? देश के हर गांव में कम से कम एक सहकारी समिति स्थापित करना। दूसरा, प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण समिति यानी पैक्स, आप लोग नाम सुने होंगे, पैक्स या प्राथमिक सहकारी इकाइयों का गठन करना। फरवरी 2026 तक 2 लाख पैक्स का गठन करना। सहकारी समितियों की संख्या में 30% की वृद्धि करना और वर्तमान में 8.3 लाख संस्थाएं हैं, इसमें 30% की वृद्धि करना है। और सभी राज्यों को 31 जनवरी 2026 तक अपनी राज्य सहकारी नीति बनाने का निर्देश दिया गया है। अब अगला पॉइंट है सक्रियता को प्रोत्साहन। इस नीति को प्रोत्साहित कैसे किया जाएगा? तो 50 करोड़ नए या निष्क्रिय नागरिकों को सहकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी दिलाने का लक्ष्य। दूसरा है प्रत्येक तहसील में 5 मॉडल सहकारी गांव की स्थापना, वो भी किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चरल बोर्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई। ठीक, अब इसमें से क्वेश्चन अगर आएगा तो हो सकता है इसमें से 4 पॉइंट को उठाएगा और उसमें से आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत। ठीक, आगे आप सहकारी समिति को भविष्य के लिए तैयार करना, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 2047 तक में भारत को विकसित देश बनाने का। सहकारी समितियों को भविष्य के लिए सहकारी क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी, समावेशी और पेशेवर बनाना, खासकर पैक्स में कंप्यूटरीकरण और पारदर्शी तकनीकी प्रबंधन को बढ़ावा देना, सहकारी क्षेत्र को पेशेवर, नवाचारी यानी इनोवेशन और युवा केंद्रित बनाना, क्योंकि अभी विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की कहाँ है? भारत में। इसीलिए भारत के युवाओं को जब तक सशक्त नहीं बनाया जाएगा तब तक भारत को हम जो सोचते हैं 2047 तक विकसित देश बनाने का सपना, वो संभव नहीं है। इसीलिए अभी जो भी योजनाएं आ रही है यह वह युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई जा रही है, क्योंकि भारत अभी युवाओं का देश। एक भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, इम्पोर्टेंट, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के माध्यम से सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो अब आप लोगों को एक होमवर्क दिया जाता है, गूगल है, ChatGPT है, AI है, कि आखिर यह त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुई। ओके, अब आते हैं अगले पॉइंट में, समावेशिता को बढ़ाना और पहुंच का विस्तार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। बार बार देखिए, युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। अभी जो यह भारत देश है यह युवा और महिलाओं के लिए समझिए स्वर्ग है। सरकार की नीतियों का अगर सही ढंग से फॉलो किया जाए तो युवा और महिलाओं के लिए भारत में बहुत सारे मौके हैं। बस आपको एक बार जरूरत है आगे बढ़ने का। डेयरी सहकारिता समिति, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हम बिजनेस करने की। आगे श्वेत क्रांति 2.0 पहले हो चुका है। श्वेत क्रांति हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्गीज कुरियन का नाम, आनंद यानी अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये सब। और ये पहली श्वेत क्रांति थी जिससे वर्गीज कुरियन जुड़े हुए थे, जिसमें महिलाओं की भागीदारी पर विशेष जोर होगा। ठीक, दलहन, तिलहन, मक्का और मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाकर खाद्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना जरूरी है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, इसीलिए अमेरिकी धमकी आती है टैरिफ की। अगर हम इन सब मामलों में आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हम शक्तिशाली देशों के दबाव को नहीं झेलेंगे। सहकार टैक्सी जैसी नई पहल को बढ़ावा देना, जिससे टैक्सी चालकों को सीधा मुनाफा मिल सके और
बिचौलिया जो बीच में मीडियोकर होते हैं उनकी भूमिका समाप्त हो गई। डेयरी, मत्स्य पालन, खाद्यान्न खरीद सहित 25 से ऐसे अधिक क्षेत्रों में सहकारिता को विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और हर हमेशा सरकार का ध्यान, भारत सरकार का ध्यान युवा पीढ़ी की ओर है, क्योंकि बिना युवा के भारत का विकास संभव नहीं हो सकता है। तो युवाओं को सहकारी क्षेत्र से जोड़ने की व्यापक रणनीति बनाना, हर गांव में एक सहकारी इकाई के माध्यम से रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना। अब देखिए, यह नीति समावेशी ग्रामीण विकास के लिए एक प्रमुख सुधार के रूप में देखी जा रही है। अगर कोई बच्चा मेंस का एग्जाम दे रहा है, बीपीएससी या यूपीएससी, अब उसके लिए आता है, उसके लिए भी यह नोट्स कारगर हो जाएगा, जिसका लक्ष्य सहकारी क्षेत्र को जन आधारित आर्थिक शक्ति में बदलना। ठीक, दूसरा नीति क्या है? दूसरा हमारा लक्ष्य है जल जीवन मिशन। अब हमारा अगला न्यूज जो है करेंट में, वो हम कहाँ चले जाएंगे? जल जीवन मिशन। ठीक है, और जल जीवन हरियाली आपको पता है? कौन सी कहाँ की सरकार ने चलाई है? जल जीवन हरियाली बिहार सरकार की योजना है और इस योजना को केंद्र सरकार ने भी एडॉप्ट कर लिया है। आइए दूसरे नंबर के लिए पूछा। ठीक, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के विस्तार को मंजूरी दी है। नेक्स्ट यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक के लिए जो भी एग्जाम होगा पूछ देगा कि जल जीवन मिशन को कितने वर्ष तक के लिए जारी रखने का प्रयास किया गया है? 2028। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसका मूल लक्ष्य 2024 तक ही देश के हर ग्रामीण परिवार को नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था। अब इसका लक्ष्य बढ़ाकर कहाँ कर दिया गया है? 2028। पूरा कब करना था? 2024 में। ठीक, अब कहता है क्या? हालांकि मिशन में 2024 तक काफी प्रगति की, लेकिन अभी भी कुछ ग्रामीण परिवारों तक नल जल कनेक्शन नहीं पहुंच पाए थे। शेष बचे डाटा पर ध्यान देना है। 3.96 करोड़ परिवारों को कनेक्शन देने का लक्ष्य अगले 4 वर्ष में यानी 31 दिसंबर 2028 तक पूरा किया जाएगा। यह VVI डेट है कि सरकार ने प्रत्येक परिवारों को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कब तक पूरी करने की बात कही? 2028 तक। लेकिन पूरा कब कर देना था? 24 तक। बहुत ज़्यादा प्रगति हुई, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल सकती है। ओके, विस्तार का एक मुख्य फोकस बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार और ग्रामीण पाइप जलापूर्ति प्रणालियों के संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करना है, जिसमें सार्वजनिक भागीदारी पर विशेष जोर दिया जाएगा। गौर करना है आगे इसके विस्तार के लिए केंद्रीय बजट 25-26 में पूछेगा क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है? तो 67,000 करोड़। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि सरकार के निरंतर समर्थन को दर्शाता है कि सरकार भी इस बात के लिए गंभीर है कि प्रत्येक परिवार को स्वच्छ जल की पूर्ति हो, क्योंकि स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, हाँ, और अच्छा जीवन, ये सब हमारे बेसिक नीड्स हैं और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। JJM मतलब जल जीवन मिशन से डायरिया और जो जल जनित रोग हैं, यह ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। जब भी बायोलॉजी की क्लासेस में आए तो ये ध्यान में रखें कि पानी से कौन सा रोग होता है। ठीक, जल जनित रोगों को रोकने में मदद मिलती है। इसके विस्तार से सार्वजनिक स्वास्थ्य में और सुधार की उम्मीद है। अब इसमें अभी तक क्या क्या प्रगति हो गई है?
जुलाई 2025 तक 80% से अधिक ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। अगस्त 19 में अब फिर एक नया डाटा आ गया कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई? अगस्त 2019 में। और इसमें केवल 3.3 करोड़ यानी 17% ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे, जो अब बढ़कर 15 करोड़ से अधिक हो गए हैं। इसका मतलब है कि सरकार की जो यह योजना है जल जीवन मिशन, यह बेहतर काम कर रही है, लेकिन अपने लक्ष्य को यह अभी तक प्राप्त नहीं किया है। इसीलिए इसका लक्ष्य बढ़ाकर 2024 से कहाँ कर दिया गया है? 28। ओके, आगे आते हैं। मिशन का विस्तार सामुदायिक संचालित दृष्टिकोण पर जोर देना है, जिसमें गांव स्तर पर जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना और प्रबंधन शामिल है। फिर आता है पॉइंट, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों या पानी समिति पूछा जाएगा। कम से कम 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है, जो महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। अभी भी भारत के गांव में चले जाइए, बहुत सारे ऐसे दलित बस्ती है जहाँ की शुद्ध स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है, उन्हें बहुत दूर तक सफर करना पड़ता है, जबकि यह हमारी प्राथमिक जरूरत है। इसीलिए इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, क्योंकि महिलाओं से यह उम्मीद की जाती है कि वह जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करें। ओके, यह विस्तार यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी परिवार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल से वंचित न रहे, जिससे हर घर जल का लक्ष्य पूरा हो सके। अब समझ सकते हैं, स्वतंत्रता के 79 वर्ष बाद भी देश की बहुत अधिक जनसंख्या स्वच्छ जल के लिए तरस रही है। तो क्या ये सही ढंग से विकसित हो रहे हैं हम? नहीं। इसके लिए हमें लगातार प्रयास करने होंगे। अब जो अगला न्यूज है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, जो कि अभी कुछ समय पहले दुनिया में आया है और आने के साथ ही डोमिनेट कर गया है दुनिया को। और लोगों का कहना है कि आने वाले 3 से 5 सालों में AI बहुत खतरनाक लेवल तक पहुंच जाएगा। तो देखते हैं इसके बारे में हमारी सरकार क्या सोचती है। राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के चरण 2 की पहल का शुभारंभ, भारत का AI में क्या है अगला कदम, देखते हैं। ये सम्मेलन हुआ बंगलुरु में 10 जुलाई 2025 को। भारतीय राष्ट्रीय AI मिशन NAIM नेशनल AI मिशन के चरण 2 की पहल का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया। यह कदम भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ी छलांग। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो भी एग्जाम होगा जरूर पूछेगा AI 2.02 का सम्मेलन कहाँ हुआ और कब हुआ। डेट नहीं भी पूछेगा लेकिन जगह पूछेगा, ध्यान रखना है, बंगलुरु। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए सरकार ने 2024 में 5000 करोड़ की खर्च राष्ट्रीय AI मिशन की मंजूरी। कितने का बजट बना? 5000 का। चरण 1 की सफलता के बाद अभी तक हम लोग जो भी चीज यूज कर रहे हैं, यह फेज फर्स्ट है। आप सोचो फेज सेकेंड अगर सक्सेस हो गया तो क्या क्या चेंजेज होगा। हाँ, IT सेक्टर में। ओके, हाँ, चरण 2 का उद्देश्य AI क्षमताओं को और बढ़ाना, नए इनोवेशन, नवाचार मतलब इनोवेशन को बढ़ाना और विभिन्न क्षेत्रों में AI के उपयोग को विस्तार करना। ठीक, अब इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है
इस चलन की कई पहले शामिल है जो भारत के AI परिदृश्य को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे नए उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना। चरण 2 में देश भर में नए AI उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन AI स्थापित किए जाएंगे। यह केंद्र विशिष्ट क्षेत्रों जैसे एग्रीकल्चर, कृषि, हेल्थ, स्वास्थ्य, सर्विस, सेवा, एजुकेशन, शिक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी में गहन अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। यानी आने वाले समय में भारत सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वह ग्लोबल लीडर के रोल में आए। और भारत, हम लोग पहले से जान रहे, भारत सॉफ्टवेयर का हब है और कल के डेट में अगर AI डेवलप होता है तो भारत उस सेक्टर में काफ़ी आगे जा सकता है और हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो सकती है। आगे देखते हैं AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार। यानी AI अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए आवश्यक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC क्षमता को काफी बढ़ाया जाएगा। इसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों में AI सुपर कंप्यूटिंग सुविधाओं का विकास शामिल है। आपका ये छोटा शहर पूर्णिया भी बदल जाएगा आने वाले समय में। हाँ, 4 साल 5 साल बाद अगर यहाँ पर रोबोट गाड़ी चलने लगे तो घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है 2-3 साल में चलने लगे, ठीक, क्योंकि सरकार काफी कोशिश कर रही है AI मॉडल के प्रशिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले और विविध और बड़े डेटा सेट तक पहुंच महत्वपूर्ण है। चरण 2 में एक मजबूत डेटा इकोसिस्टम, इसीलिए आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रत्येक डाटा का डिजिटलाइजेशन कर रही है। क्यों? क्योंकि AI के आ जाने के बाद और ज़्यादा डेवलप हो जाने के बाद हम किसी भी शख्स के बारे में 1 सेकेंड में पूरी की पूरी जानकारी जमा कर सकते हैं। जैसे अभी ChatGPT में कुछ भी पूछते हैं तो कहता है जस्ट ए मोमेंट, उसके बाद इतना सारा आंसर निकाल के दे देता है। समझिए आने वाले समय में कैसा बदलाव होगा, ठीक है। हाँ, जिसमें डेटा साझीकरण प्रोटोकॉल और डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क शामिल होंगे, ठीक। इसीलिए अभी के समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया है? डाटा। भले आदमी के पास में खाने के लिए आटा हो या ना हो, लेकिन जीने के लिए क्या जरूरी है? डाटा जरूरी है। आटा जरूरी नहीं रहा, आदमी भूखे पेट रह जाएगा लेकिन बिना मोबाइल का नहीं रह पाएगा, ठीक। स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा। AI स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए इनक्यूबेशन केंद्रों और फंडिंग तंत्रों का विस्तार किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में आर्टिफिशियल नवाचार को गति देना और आर्टिफिशियल आधारित समाधानों का व्यवसायीकरण करना है, ठीक। कौशल विकास और प्रतिभापूर्ण, ये सब बातें बच्चों को पता नहीं है कि सरकार उनके लिए क्या क्या करे। सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन हम लोगों की इच्छा क्या है? सरकार योजना भी बनाए, सरकार योजना चला भी दे, सरकार उस योजना को हमारे दरवाजे तक पहुंचा दे और हमें बिस्तर पर से उठा के उस योजना का लाभ दिला दे। तो ऐसे काम सरकार नहीं कर सकती है। सरकार योजना बना के चालू कर सकती है, योजना का लाभ हमें स्वयं लेना पड़ेगा, ठीक। इसीलिए हर बात में सरकार को दोष देना सही नहीं है। सरकार तो अपना काम कर रही है, ठीक। AI क्षेत्र में कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, इसीलिए आप लोगों को चल रहा है कौशल विकास कार्यक्रम KYP। हाँ, कुशल युवा प्रोग्राम करके युवाओं को कंप्यूटर बहुत सारे क्षेत्रों में, इसीलिए अभी भी हम कहते हैं प्रत्येक बच्चे को कुछ भी सीखो या ना सीखो, कंप्यूटर बढ़िया से सीखो, क्योंकि आने वाला समय अब और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा आदमी किस पर? कंप्यूटर पर, ठीक। आगे आ जाइए। और शैक्षणिक पहलों को बढ़ाया जाएगा। इसका लक्ष्य है
AI में विशेषज्ञता वाले पेशेवर की अगली पीढ़ी को तैयार करना, यानी जो जनरेशन AI में अभी दिमाग लगा रहा है उसके लिए आगे का समय ज़्यादा बेहतर है। कोई दिक्कत? आगे अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग को मजबूत करना। ठीक, राष्ट्रीय AI मिशन का चरण 2 भारत के डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इससे न केवल तकनीक की प्रगति होगी बल्कि यह कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और विभिन्न उद्योगों में दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा। इस पहल से भारत को AI के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने में मदद मिलेगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य मजबूत होगा और मोदी जी का सपना कहीं न कहीं पूरा होगा। इसीलिए हमारा AI मिशन जो है यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले परीक्षा। कोई दिक्कत? बोर हो रहे हैं? नहीं ना? एक न्यूज को और ले लेंगे। ठीक, नेशनल में 7 न्यूज है, कोशिश करते हैं कि 7 के 7 को खत्म। ठीक, आगे बढ़ते। सांसद रत्न पुरस्कार 2025। ठीक, वैसे तो सब संसद टेम्पो ही है, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ अच्छे होंगे। देखते हैं इस बार किनको किनको क्या पुरस्कार मिला है। सांसद रत्न पुरस्कार जो भारत के सांसदों द्वारा संसद में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को पहचानने के लिए स्थापित किए गए हैं, 2025 में भी प्रदान किए गए। ये पुरस्कार राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर 2010 में प्राइम पॉइंट फाउंडेशन और ई-पत्रिका प्रेस द्वारा शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट चीज आ गया। ठीक, सांसद रत्न पुरस्कार सब जान रहे हैं कि क्या है नहीं है। अगर पूछ देगा कि किनके कहने पर यह पुरस्कार शुरू होगा और कब शुरू होगा, तो ये भी क्लियर है। 15वें संसद रत्न पुरस्कार का आयोजन 25 जुलाई 2025 में किया गया और दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मुख्य अतिथि थे और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हंसराज अहीर। पूछ लेगा ये, क्योंकि ये OBC आयोग के अध्यक्ष है जिसे कि हाल फिलहाल बनाया गया है। यह इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? हंसराज अहीर। विजेताओं का चयन एक जूरी कमेटी द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता भी हंसराज अहीर ने की। चयन संसद में सांसदों के प्रदर्शन वस्तुनिष्ठ मानकों पर आधारित होता है। कैसे, क्या क्या चीजें क्राइटेरिया है जो कि उसे अवार्ड मिलेगा। जैसे बहसों में भागीदारी, पूछे गए प्रश्न की संख्या, निजी सदस्य बिलों का परिचय, संसदीय समितियों में सक्रियता और योगदान और उपस्थित रिकॉर्ड। ये सारी चीजें जो भी संसद पूरा करेंगे वो इस पुरस्कार के लायक हैं। तो इस वर्ष कुल 17 सांसद को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें से अब आ गया फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा 17 संसद में से सबसे अधिक सांसद किस राज्य से थे? तो 7 सांसद महाराष्ट्र से थे। 4 को विशेष जूरी पुरस्कार दिया गया जिन्होंने संसदीय लोकतंत्र में लगातार और उत्कृष्ट योगदान दिया है। 2 संसदीय स्थायी समिति को भी उनके गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट और विधायी निगरानी में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अब देखेंगे कुछ प्रमुख व्यक्तिगत विजेता, उनका नाम। जैसे देख लीजिए रवि किशन, पूछ देगा। आप वही बच्चा सबको लगता है कि सर रवि किशन का नाम क्यों पूछा? ठीक, क्यों? अब पूछ देगा कि रवि किशन किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत के आए? तो ढेरी संसद है, 540-43 तो लोकसभा में ही है। तो रवि किशन के बारे में क्यों पूछेगा? क्योंकि संसद रत्न पुरस्कार दिया है। इसको रवि किशन को पुरस्कार क्यों दिया
क्यों दिया ये तो सरकार समझे। ठीक, हम तो बस इतना जान रहे हैं कि उन्हें पुरस्कार मिल गया, अब वो इम्पोर्टेंट हो गए, जैसे निशिकांत दुबे। ठीक, जैसे इस बार पहलगाम अटैक के बाद सुप्रिया सुले को भी विपक्षी नेताओं की टीम में शामिल किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है, सुप्रिया सुले, अनिल सावंत, मदन राठौर, पीपी चौधरी, स्मिता उदयवार, नरेश मास्के, वर्षा गायकवाड़, मेधा कुलकर्णी, प्रवीण पटेल, विद्युत बरन महतो, दिलीप सैकिया, सीएन अन्नादुरई। गौर करिए कि इसमें से अपने बिहार के कितने सांसद बिहार में नहीं है। विशेष यूरी पुरस्कार में से भरती हरि महताब भाजपा से, ओडिशा से है। एन.के. प्रेमचंद्र रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी केरल से है। सुप्रिया सुले, फिर इनको दो बार अवार्ड आया है। यूरी में भी आया है और संसद रत्न पुरस्कार में भी आया है। ये हो सकता है इम्पोर्टेंट हो जाए। श्री रंग अप्पा ने शिवसेना महाराष्ट्र। वित्त पर अस्थायी समिति भरती हरि महताब को मिला है। कृषि पर अस्थायी समिति का अध्यक्ष डॉक्टर चरणजीत सिंह सन्नी को मिला है। ठीक, ये सारे पुरस्कार और ये सारे नाम में से कोई एक नाम क्वेश्चन बनकर आपके एग्जाम में आ जाएगा। यह पुरस्कार सांसदों को बेहतर संसदीय प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं और जनता के बीच संसदीय कार्यवाही की महत्व और पारदर्शिता को बढ़ाते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। पक्का पचमा ले लेते हैं, अगर आप लोग साथ दे रहे हैं अच्छी बात है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 तक, इसका परिणाम जुलाई 2025 में घोषित किए गए हैं। एग्जाम परिणाम जब घोषित किया गया था तो हमने पता किया कि हमारा शहर पूर्णिया का रैंक क्या। एक बार आप लोग भी पता करके आएंगे कि आपके शहर पूर्णिया का रैंक क्या है, और अगर रैंक खराब है इसका मतलब पूर्णिया के लोगों की यह जिम्मेदारी है, नेताओं की नहीं। पूर्णिया के लोगों को कचरे में रहने की आदत सी हो गई है, इसीलिए यहाँ के नगर निगम और नगर पालिका भी साफ नहीं कराते। ठीक भाई, यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां संस्करण है। इससे पहले कई बार हो गया है? 8 बार। थीम क्या था इस बार? थीम था कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें, रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकिल, यानी 3 Rs। नारा लग जाएगा, पूछ देगा स्वच्छ भारत मिशन में इस 3 R में R का मतलब क्या? ठीक, एक ऑप्शन ये तीनों दे दिया, दूसरा में बी में कोई और दे दिया जो कि R से ही हो, तीसरा में भी खाली R दे दिया, चौथा में भी R दे दिया, तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस, रिफ्यूज एंड रिसाइकिल। सर्वेक्षण अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच आयोजित किया गया। 14 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। शहरी स्वच्छता सेवा वितरण का आकलन करने के लिए 10 सुपरिभाषित मापदंड का उपयोग किया गया। कुल 78 पुरस्कार विभिन्न शहर, छावनी बोर्ड और संस्थानों को उनके स्वच्छता के विभिन्न मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। इस वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण ने एक सरल और समावेशी मूल्यांकन ढांचा प्रस्तुत किया, जिसे छोटे शहर भी एक शहर एक पुरस्कार सिद्धांत के अंतर्गत बड़े शहरों के साथ निष्पक्ष रूप से मुकाबला कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सके। पहली बार शहरों की 5 जनसंख्या आधारित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। विशेष ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में गंगा नगरों, छावनी परिषदों, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ और राज्य स्तरीय पुरस्कार शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? शहरों के बीच स्वच्छता को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, कचरे की छटाई, वैज्ञानिक विज्ञान और व्यवहार परिवर्तन को मापना, सफाई मित्र सुरक्षा जैसी श्रेणियों के माध्यम से नवाचार प्रदान करना। अब किसको किसको अवार्ड मिला? सरकार ने स्वच्छ शहर साझेदारी शुरू की, जिसके तहत शीर्ष स्वच्छ शहर कमतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को परामर्श देंगे और अपशिष्ट प्रबंधन सुधारने में मदद करेंगे। पुराने कचरा स्थलों की सफाई 15 अगस्त 24 से
वर्षीय अभियान आपको पूछ देगा कि यह अभियान कब चला था, जिसका उद्देश्य पुराने कचरा स्थलों की सफाई यानी लीगेसी लैंडफिल रिमेडिएशन है। रैंकिंग और विजेता, अभी तक बताइए भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? हाँ, इसीलिए नीचे कर दिया था मैं। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? पहला इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा नई मुंबई। क्लियर है? हाँ, अब कहता है कि इन शहरों ने अपनी पिछली स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग के आधार पर असाधारण प्रदर्शन किया और सुपर स्वच्छ लीग में शामिल हो गए। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन? इंदौर कहाँ है? एमपी में। ठीक, एमपी के बाद सूरत कहाँ है? और नवी मुंबई। क्लियर? भारत के नए शीर्ष शहर अहमदाबाद पहला स्थान, बड़े शहरों में भोपाल स्वच्छ राजधानी, ठीक, लखनऊ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर। सब इंपोर्टेंट है, पूछ देगा क्वेश्चन कहीं से उड़ता हुआ। हाँ, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली सबसे स्वच्छ गंगा नगरी प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा नगरी का पुरस्कार प्राप्त किया और वाराणसी को पीछे छोड़ दिया, जबकि वाराणसी से हमारे सांसद कौन है? नरेंद्र मोदी। अब समझ सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान कौन चलाए? नरेंद्र मोदी। तो सोच सकते हैं जो अपने संसदीय क्षेत्र को साफ नहीं कर पाए, लोग उनसे उम्मीद रखते हैं देश साफ करेंगे। फिर लोगों की उम्मीद है, जाने दीजिए, हमें एग्जाम पास करना है। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर जीवीएमसी विशाखापट्टनम। ठीक, महाकुंभ के दौरान असाधारण शहरी अपशिष्ट प्रबंधन, उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज मेला अधिकारी और प्रयागराज नगर निगम को विशेष पुरस्कार दिया। ओके, और छावनी बोर्ड में दिल्ली छावनी बोर्ड ने पहला स्थान प्राप्त किया। तो शहर कौन हो गया? इंदौर। ठीक, सबसे बड़ा शहर कौन हो गया? अहमदाबाद। सबसे स्वच्छ राजधानी कौन हो गई? लखनऊ। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हाल फिलहाल जो भी एग्जाम होने वाले हैं, अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए उसमें से इस क्लास से कितने करेक्ट आते हैं। अब आ गया है, अब इसमें ज़्यादा नहीं है। अनुराधा ठाकुर के बाद हो सकता है कि एक नाम एक न्यूज और हो। हाँ, अगर आप लोग थक गए हैं तो आज इसको यहाँ पर रोक लीजिए। ठीक,